जिस वक्त पूरी दुनिया में अयतुल्लाह खामेनेई की मौत को लेकर धार्मिक लामबंदी की जा रही है, तब क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि खामेनेई की हत्या कराने के पीछे सऊदी अरब और उसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ हो सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा है वॉशिंगटन पोस्ट की एक नई रिपोर्ट में। इसमें बताया क्या गया है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें। इसी से जुड़ी हुई खबर जो वॉशिंगटन पोस्ट की है, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमेरिका शुरुआत में ईरान पर हमला करने के पक्ष में नहीं था। इसका कारण यह था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता था कि अगले एक दशक के बाद भी ईरान अमेरिका के लिए खतरा बनने की संभावना नहीं रखता। यह बात राष्ट्रपति ट्रंप को बताई गई थी। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने खुद अमेरिका को यह बताया था कि ऐसा कोई प्रमाण या सबूत मौजूद है ही नहीं जिससे यह साबित हो सके कि ईरान पिछले साल हुए हवाई हमले के बाद फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट। यहां तक कि अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी नई रिपोर्ट में उन दावों को खारिज कर दिया था कि ईरान में भविष्य में ऐसी मिसाइल बना सकता है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम होगी। संक्षेप में कहें तो इन तमाम सूचनाओं के बाद अमेरिका के पास ईरान पर हमले करने की कोई ठोस वजह थी ही नहीं। लेकिन इसी बीच दो देशों की तरफ से अमेरिका पर हमला करने के लिए दबाव बनाया गया, जिनमें एक था इजराइल, दूसरा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने एक मुस्लिम देश होते हुए ईरान पर हमला करने के लिए लगातार राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क किया। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जनवरी महीने में राष्ट्रपति ट्रंप से 5 बार फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से बार बार यही कहा कि वो अयतुल्लाह खामेनेई को हटाने के लिए ईरान पर हमला करने का समर्थन करते हैं। इस दबाव के बावजूद जब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दौर शुरू किया, तब सऊदी अरब ने डबल गेम किया। दुनिया को दिखाने के लिए सऊदी अरब ने यह कहा कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका के लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देगा, जबकि हकीकत यह थी कि इसी दौरान सऊदी अरब अंदर ही अंदर अमेरिका पर जल्द से जल्द ईरान पर हमला करने का अनुरोध कर रहा था। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान इसके लिए वॉशिंगटन डीसी भी गए थे और वहां उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक में अमेरिका को यह बताया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता है तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से पूरी खबर है। एक तरफ सऊदी अरब, हालांकि ये मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सऊदी अरब दबाव बना रहा था, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर अमेरिका इस हमले में उसका साथ नहीं देगा तो इजराइल अकेला ही ईरान पर हमला कर देगा और वो अब ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। इन्हीं दबावों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी अंतिम सहमति दी। 28 फरवरी को अयतुल्लाह खामेनेई की इजराइल के हवाई हमलों में हत्या कर दी गई। यहां यह जानना भी जरूरी है कि एक मुस्लिम देश होते हुए सऊदी अरब ने ईरान के साथ ऐसा क्यों किया। तो इसका पहला कारण तो यही है कि सऊदी अरब और ईरान दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दुश्मनी का कारण यह है कि ईरान एक शिया बहुल देश है, सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल देश है। अब तक मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान के बीच कई प्रॉक्सी वॉर लड़े गए हैं। यमन में हूती, जिसको ईरान ने समर्थन दिया, तो हूती के खिलाफ सरकार चलाने वाले नेताओं को सऊदी अरब ने समर्थन दिया। इसी तरह सीरिया में भी बशर अल असद को ईरान का समर्थन हासिल था, जबकि उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले आतंकी गुटों को सऊदी अरब का समर्थन हासिल था। इन दोनों ही देशों में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने के लिए लगातार एक संघर्ष हुआ। ईरान अपने आप को सुप्रीम कहता था और सऊदी अरब अपने आप को कहते हैं कि इस संघर्ष में ईरान सऊदी अरब से आगे निकल गया। इसका एक कारण यह भी था कि जहां सऊदी अरब अमेरिका के साथ खड़ा था तो ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन मानता रहा। इन्हीं टकरावों के बीच सऊदी अरब की चिंता दो और वजहों से बढ़ रही थी। सऊदी अरब को लगने लगा था कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, और दूसरा, अगर ईरान ने परमाणु हथियार विकसित कर लिया तो सऊदी अरब कभी ईरान से जीत नहीं पाएगा। यह डर तब और ज्यादा दिखा जब सऊदी अरब ने इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का के पास अमेरिका के खरीदे गए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। अब इससे मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों में यह संदेश गया कि सऊदी अरब को इस बात का डर है
कि ईरान अपने हूती, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों से मक्का पर हमला कर सकता है। और साल 2017 में आप जानते हैं सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने यह आरोप लगाया कि हूती के ही फिदायीन हमलावर ने मक्का पर हमले की कोशिश की थी। नटशेल में अगर कहें तो सऊदी अरब और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बनने की जंग छिड़ी थी। दोनों अगर आप देखें क्षेत्रफल में भी बड़े देश हैं, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। सऊदी अरब को यह भी डर था कि ईरान उसके पूर्वी प्रांत के शिया बहुल इलाकों में सऊदी राजशाही के खिलाफ विद्रोह भड़का सकता है। सबसे बड़ी जो सऊदी अरब को ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदलने का डर था, जिसकी वजह से उसने अमेरिका पर दबाव बनाया कि वो ईरान पर हमला करे और ईरान की क्षेत्रीय ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इसे कहानी से ये भी सीख मिलती है कि रीजनल पावर, क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग में धर्म भी अपना महत्व खो देता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक मुस्लिम देश कितनी भी दुश्मनी होते हुए दूसरे मुस्लिम देश के खिलाफ हमलों में अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं देगा, वो तमाम लोग वॉशिंगटन पोस्ट के इस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक गलत साबित हो गए हैं। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के लोगों के पास यह आखिरी मौका है जब वो अपनी सरकार को बदल सकते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस युद्ध से अमेरिका और इजराइल को हासिल क्या हुआ है। अगर हम इजराइल की बात करें तो अब तक के युद्ध से ऐसा लगता है कि वो इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदे में रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई अमेरिका के कट्टर दुश्मन जरूर थे, लेकिन उनसे अमेरिका के अस्तित्व को सीधा खतरा नहीं था। अगर किसी देश को उनसे सबसे ज्यादा खतरा था तो वो देश कौन था? इजराइल। अयतुल्ला खामेनेई ने कई बार कहा था कि वो दुनिया के नक्शे से इजराइल को हमेशा के लिए मिटा देंगे और दुनिया में इजराइल नाम का कोई देश नहीं रहेगा। इसीलिए अयतुल्ला खामेनेई का मारा जाना अमेरिका से ज्यादा इजराइल की सबसे बड़ी जीत कहलाएगी। इसके अलावा खामेनेई ने गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, येमेन में हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को खड़ा किया। आतंकी संगठन, ये वो आतंकी संगठन थे जिन्हें इजराइल की सुपारी दी गई थी। और इसीलिए आज जब खामेनेई की मौत हो गई है तब ईरान के ये प्रॉक्सी संगठन कमजोर होंगे। इसका सीधा फायदा इजराइल को मिलेगा। अगर लोगों के नजरिए से भी देखें तो उसमें भी अमेरिका के मुकाबले ज्यादा फायदा इजराइल का ही हो रहा है। अमेरिका के लोगों ने कभी ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई से वैसी नफरत नहीं की जैसे इजराइल के लोगों ने की, क्योंकि उसके खिलाफ ईरान काम करता था। आज इजराइल के लोग खामेनेई की मौत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई जश्न नहीं मन रहा। इससे यही समझ में आता है कि इजराइल ने तो ईरान पर हमला करके अपने लोगों का भरोसा जीता, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करके क्या हासिल किया? फायदा तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे ज्यादा हुआ है, जिन्हें इसी साल अक्टूबर महीने में संसदीय चुनाव लड़ने हैं। और अब इन चुनाव में उन्हें खामेनेई की मौत का फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर देखें तो इन हमलों से ज्यादा फायदा इजराइल को हुआ है, जबकि अमेरिका को इन हमलों के कारण कई जगहों से, कई सिरे से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा यूरोप के देश, रशिया, चाइना, आप सोचिए कि स्पेन जैसा देश, फ्रांस जैसा देश कह रहा तुरंत रोकिए, कोलंबिया, ये सारे देश और उसके राष्ट्राध्यक्ष सामने आ गए और डोनाल्ड ट्रंप को कहने लगे कि फौरन इसको रोकिए, ये गलत है। अब तक दुनिया में अमेरिका की छवि एक ऐसे देश की थी, वो खुद को लोकतंत्र, मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सबसे बड़ा रक्षक बताता था। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की ये छवि तार-तार हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप के सिर्फ 1 साल के कार्यकाल में अमेरिका 7 देशों पर हमले कर चुका है। नोबेल प्राइज की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जो ये दावा करते हैं कि वो दूसरे देशों में युद्ध रुकवा दे रहे हैं, खुद युद्ध छेड़ रहे हैं। इनमें भी अगर आप देखिए वेनेजुएला और ईरान पर हुआ हमला सबसे बड़ा है। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका ने अपनी सेना को भेजकर वहां के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी को गिरफ्तार करवा लिया, अपने देश ले आए, वहां ट्रायल चल रहा है। और अब ईरान में भी अमेरिका ने वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की हत्या करवा दी। और अब तक अमेरिका पर आरोप लगते थे कि वो पर्दे के पीछे से अलग अलग देशों में सरकारें बदलवाने में भूमिका निभाता है, उसका डीप स्टेट ऐसा करता है। लेकिन अब अमेरिका की छवि एक ऐसे देश की बन गई है जो अपने विरोधी देशों में सेना की मदद से तख्ता पलट कराता है और कहीं राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है, कहीं किसी देश के सुप्रीम लीडर की हत्या करा देता है। जिस तरह से अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं,
उसके बाद ये तय है कि कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका पर कोई देश विश्वास नहीं करेगा और अमेरिका की मनमानी, उसकी गुंडागर्दी उसे अलग थलग कर सकती है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहली बार यूरोप के देश अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं। यहाँ तक कि नेटो देशों ने भी अब तक अमेरिका के हमलों का समर्थन नहीं किया है और ये अमेरिका के लिए बड़ी कूटनीतिक हार है। अब इस सवाल पर आते हैं कि इजराइल को आयतुल्लाह खामेनेई की लोकेशन कैसे पता चली और क्या खामेनेई के ही किसी भरोसेमंद ने उनके साथ गद्दारी की? कौन था वो भेदी? द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इजराइल, वॉशिंगटन पोस्ट और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में कुल 10 बड़े दावे किए हैं जिनके बारे में मैं आपको अब बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं, क्योंकि इसी से कि आखिर खामेनेई को यह ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया सफलतापूर्वक, उसमें क्या है। तो पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल 28 फरवरी की सुबह नहीं बल्कि 27 फरवरी की रात को ईरान पर हमला करने वाला था। 28 नहीं, 27 को ही यह हमला होने वाला था। इस हमले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को यह पता चला कि 28 फरवरी की सुबह ईरान में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। तो CIA को, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, CIA को यह पता चला कि 27 को रात में हमला मत करो, 28 को तो एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है वहां पर और इस मीटिंग में आयतुल्लाह खामेनेई भी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में खामेनेई के रहने की जानकारी जैसे मिली, उसके बाद से यह तय किया गया कि इस हमले को 28 को किया जाएगा। CIA ने मोसाद के साथ जो लोकेशन साझा की, वो लोकेशन सेंट्रल तेहरान की थी। तो CIA ने मोसाद, जो कि खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसको CIA ने एक बाकायदा लोकेशन शेयर की, कहां अटैक करना है, जहां पर ये मीटिंग होनी थी, जहां पर ये आयतुल्लाह खामेनेई मौजूद थे। और लोकेशन सेंट्रल तेहरान की थी। लीडरशिप कंपाउंड में खामेनेई ने की थी कई बैठकें। एक बड़ा लीडरशिप कंपाउंड है वहां पर। दावा है कि पिछले साल जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध लड़ा गया था 8 महीने पहले, तब भी आयतुल्लाह खामेनेई इस लीडरशिप कंपाउंड में कई बार बैठकों के लिए आए थे। CIA से जानकारी मिलने के बाद इजराइल के 10 लड़ाकू विमानों ने 28 फरवरी को सुबह करीब 6 बजे ईरान के लिए उड़ान भरी और यह तय हुआ कि वो तेहरान के कुल 6 ठिकानों पर मिसाइलें दागेगा, जिनमें लीडरशिप कंपाउंड भी शामिल होगा। इसके बाद कुल 30 बॉम्ब और मिसाइलें आसमान से दागी गई और इन्हीं हमलों में आयतुल्लाह खामेनेई समेत ईरान की जो पूरी टॉप लीडरशिप है, 30 बम मिसाइलें दागी गई और खामेनेई और पूरी टॉप लीडरशिप की मौत हो गई, खत्म हो गई। द टाइम्स ऑफ इजराइल का यह भी दावा है कि हमले के बाद मलबे में दबे आयतुल्लाह खामेनेई के शव की तस्वीरें खींची गई और इन तस्वीरों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाया गया। उन्हें यह जानकारी दी गई कि खामेनेई का खात्मा हो चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इसे अंजाम दिया गया है और यह माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर CIA हो, मोसाद हो, उन्होंने IRGC को, जो कि वहां पे पूरी खुफिया काम करता है, उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया था और वहीं पर से जानकारी ये पहुंच रही थी कि आखिर लोकेशन क्या है, ये बड़ी बैठक कब होने वाली है, जिसके बाद इसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आयतुल्लाह खामेनेई का जन्म साल 1939 में हुआ था और जिस वक्त ईरान में अमेरिका के समर्थन वाली मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सरकार का लगातार विरोध हो रहा था, तब खामेनेई गिरफ्तार होकर जेल गए थे। साल 1979 में जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में रूहुल्लाह खुमैनी वहां के सुप्रीम लीडर बने, तब आयतुल्लाह खामेनेई को भी केंद्र में रखा गया। 1981 में वो ईरान के राष्ट्रपति बने। इसके बाद साल 1989 में जब रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हुई, तब उन्हें सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया और आज तक वो इस पद पर बने हुए थे। आयतुल्लाह खामेनेई के शासन में लोगों के मानवाधिकारों को बुरी तरह कुचला गया। उनके शासनकाल में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे इस्लामिक फोर्स बनाई गई जो इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जेल में सड़ा कर मार देती थी। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, हमने ये नायाब तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं उस ईरान की जो एक वक्त पर अपनी महिलाओं को आज़ादी देता था, अपने चॉइस के हिसाब से कपड़े पहने का। महिलाओं को हिजाब नहीं पहनने पर भयंकर यातनाएं
दी गई, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक वक्त में ईरान में महिलाओं को कैसी आज़ादी थी। देखिए, हर तरह के विरोध प्रदर्शनों को एक वक्त पर ईरान में कुचला गया। उनके शासन में गोलियां चलाई गई, प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई। पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शनों में 32,000 लोग मारे गए। आज आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के पहले की तस्वीरें हैं। ईरान में महिलाओं पर बुर्का, हिजाब की कोई अनिवार्यता लागू नहीं थी। उस वक्त ईरान काफी खुले विचारों वाला देश था। वहां महिलाओं पर कट्टरपंथ को थोपा नहीं जाता था। इसीलिए आज ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या खामेनेई की मौत के बाद ईरान वापस से उस दौर में लौटेगा जहां पर महिलाओं को पूरी आजादी होगी ये तय करने की कि वो क्या पहनना चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं। बंदिशें हटेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद क्या युद्ध खत्म हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल कोई नहीं जानता। अभी के जो हालात हैं उससे एक बात साफ है कि युद्ध अगले कुछ दिनों तक खत्म होती नहीं दिख रहा। भले ही अली खामेनेई की मौत हो गई, लेकिन किसी देश की सत्ता किसी विशेष नेता की मृत्यु के बाद खत्म नहीं हो जाती। ये बात सही है कि ईरान के भविष्य का अंतिम फैसला एक व्यक्ति अली खामेनेई के हाथों में था और उनके पास सैन्य, न्यायपालिका, देश की नीति बनाने से संबंधित सुपर शक्तियां थी। लेकिन ईरान में राष्ट्रपति, संसद, सेना सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। इसीलिए अली खामेनेई की मौत के बाद भी युद्ध रुकने के आसार नहीं है। बल्कि आप देख रहे हैं आज दिन भर अब तो खामेनेई की मौत का बदला लेने के नाम पर ये हमले होंगे। अभी कुछ दिन पहले अली खामेनेई ने खुद ही अपना उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उन्हें डर था कि अमेरिका या इजराइल कभी भी उनको मार सकते हैं। उस वक्त उनके एक करीबी नेता अली लारिजानी को उनका उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन अली खामेनेई की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर खामेनेई के करीबी आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को चुना गया है। लेकिन फिलहाल इनको कार्यकारी सुप्रीम लीडर बनाया गया है। और अब्बास अरागची, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने आज शाम में ही ये कहा है कि 2-3 दिन में सुप्रीम लीडर की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की एक खास चुनावी प्रक्रिया है। ये चुनाव ईरान के 88 शिया धर्मगुरुओं की एक काउंसिल करती है, जिसे मजलिसे खोबरगान रहबरी कहते हैं। इस काउंसिल में जो शिया धर्मगुरु होते हैं उन्हें हर 8 साल में ईरान की एक संवैधानिक संस्था शोराय निगहबान चुनती है। शोराय निगहबान ईरान की एक निगरानी करने वाली संस्था है जो तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। अगर नया नेता चुनने में देरी हो रही हो या अचानक चुनाव चुनना पड़े तो ईरान का कार्यकारी सुप्रीम लीडर वहां की लीडरशिप काउंसिल चुनती है, जिसे वहां शोराय रहबरी कहते हैं। शोराय रहबरी की जिम्मेदारी ये भी है कि वो ईरान के राष्ट्रपति, वहां की जुडिशरी, न्यायपालिका के प्रमुख, निगरानी संस्था शोराय निगहबान के साथ मिलकर एक नेता चुन ले। अली रेजा अराफी को इसी संस्था रहबरी ने, शोराय रहबरी ने ईरान का कार्यकारी सुप्रीम लीडर चुना है। और ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया बहुत समय लेता है। इसके लिए इसका चुनाव बहुत गंभीरता से भी लिया जाता है।